दोस्तों नमस्कार। मैं अभिलाष अवस्थी अपने थर्ड एम्पायर कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज थोड़ी बात बिहार की जाए। बिहार में बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं और बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। एक नए तरीके से चीजें सामने आ रही हैं। यूं भी बिहार में हमेशा अगुवाई की है। मैं थोड़ा बिहार का दो चार लाइन में इतिहास बता दूं कि बिहार की धरती अध्यात्म और राजनीति में हमेशा क्रांति की धरती के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध हुए, यहीं पर राजनीति के प्रथम पुरुष कौटिल्य यानी चाणक्य का जन्म हुआ और यहीं पर जयप्रकाश नारायण हुए, जिन्होंने बिहार से क्रांति शुरू कर तत्कालीन सरकार को अपदस्थ कर दिया था। मैंने आपको बोला ना कि जब यहीं पर कौटिल्य असली चाणक्य का जन्म हुआ, कौटिल्य को चाणक्य बोलते। जब चाणक्य की बात बिहार में होती है तो आजकल भाजपा के चाणक्य की चर्चा होती। आशा है आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं बता देता हूं कि आजकल भाजपा के चाणक्य अमित शाह को मतलब चाणक्य कहा जाता है। अब ये कौन कहते हैं, अब देख कैसे कहलाया जाता है। मैं भी अपने आप को अभिलाष महान कहलवा सकता हूँ, मगर मेरे पास कुछ हो, जैसे वसुधा टीवी चैनल पापा के हैं, बाप के अपने हैं, अखबार हमारी बुआ के हैं, प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक धन हमारे जो है अंकल का है, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड, पीएम केयर फंड, ये सब अवेलेबल है। तो जब इतनी सुविधाएं हो तो कोई भी अपने को चाणक्य घोषित कर दे और बाकी सफलता से घोषित कर दे। तो बस मीडिया और धन के बल पर अपने को भाजपा का चाणक्य घोषित करवाने वाले चाणक्य अमित शाह का कल चाणक्य की असली धरती बिहार, यानी यूं कहूं असली चाणक्य की पूज्य धरती बिहार में भारी विरोध हुआ। उनका विरोध हुआ और बहुत सारे समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ा। मैं थोड़ा आपको घटना भी बता दूं। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के गुरारू में चुनावी सभा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचते ही भाजपा मुर्दाबाद और अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगने शुरू हुए। हेलीकॉप्टर लैंड होते ही कुछ लोगों ने अमित शाह वापस जाओ, लालू यादव, तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है बहुत तरीके से। पूरी घटना का वीडियो पूरा देश देख रहा है। और एक जो बड़ा खतरनाक, जो अच्छा नारा नहीं है, वो है कि गुजराती वापस जाओ का नारा भी लगा। गुजराती वापस जाओ का नारा, ये तो बड़ा खराब बात है बिहार की धरती पर। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने के कारण नारेबाजी करने वाले लोग केंद्रीय गृह मंत्री के समीप भी नहीं, मतलब आर्टिफिशियल कृत्रिम चाणक्य जो अमित शाह हैं उनके करीब नहीं जा पाए। इससे पहले भी वहां कई लोगों ने, कभी जीतन मांझी, कई तरीके से विरोध किए गए हैं। तो मैं आपको वही बात बताना चाहता हूं कि असली चाणक्य की धरती में कृत्रिम चाणक्य का विरोध हुआ और अमित शाह गो बैक, अमित शाह मुर्दाबाद, ये नारे तो मान लो राजनीति में बड़े कॉमन है, हम लोग बचपन से सुनते आए। हालांकि 2014, 2019 के बाद जिस तरह से मोदी और अमित शाह ने अपनी भारी भरकम छवि बनाई थी, उस छवि के आधार पर यह कहा जाता है कि भारत में मोदी गो बैक या मोदी मुर्दाबाद के नारे हम लोगों ने तो नहीं सुने, अब तक नहीं सुने। मतलब इतना ज्यादा, अब मैं इसको तानाशाही कहूं या इतना डर था जनता में, या विपक्ष इतना कमजोर था कि मोदी मुर्दाबाद के नारे नहीं लगे। जो शख्स अडानी का नाम संसद में लो तो संसद की सदस्यता खत्म कर दे, वो आदमी मोदी मुर्दाबाद अपने मुंह पर कैसे सुन सकता है। लेकिन उन्होंने जिस ढंग से छवि बनाई अपनी, पैसों के आधार पर और दूसरे तमाम आधार पर, तो ये कहने की हिम्मत नहीं थी कि मोदी गो बैक या मोदी मुर्दाबाद, अमित शाह गो बैक या अमित शाह मुर्दाबाद। तो ये जो अमित शाह गो बैक, अमित शाह मुर्दाबाद, ये हुआ कि नारे शायद ही कहीं लगे हों। ये मैंने तो पहली बार सुने बिहार में 10 साल के बाद।
मगर इस बार मोदी और शाह के सारे भ्रम टूट, इस बार उनके सारे भ्रम टूटते जा रहे हैं। अपने को अपराजित और अजय समझने वाले मोदी और अमित शाह 2024 में भारी विरोधों का सामना कर रहे हैं और सोशल मीडिया में देखें आम जनता उतर के जाने क्या क्या बोल रहे हैं, इनके खिलाफ जाने क्या क्या। अब वो नहीं रहा भाई मोदी जी और भाजपा के जो आप लोग हैं महोदय, अब वो न 2014 बचा न 2019 बचा। आप अपने आप सोचते रहो अब की पार गंगा पार और जाने क्या क्या आप सोचते रहो। अब ये 150 के नीचे पहुंच चुके हैं। फिलहाल यह विरोध जो इनका मोदी और अमित शाह का, ये विरोध खाली बाहर से नहीं आ रहा है कि विपक्ष कर रहा है, इंडिया अलायंस कर रहा है, राहुल गांधी कर रहे हैं या अखिलेश यादव या तेजस्वी कर रहे हैं। यह पूरी तरीके से भाजपा के अंदर से भी विरोध आ रहा है। अब देखिए ना योगी ने क्या करवा दिया, पूरे उत्तर प्रदेश का ठाकुर खिलाफ खड़ा हो गया नरेंद्र मोदी के। क्यों भैया नरेंद्र मोदी जी, आप खाली आप उन्होंने तो अमित शाह ने तो अपने को चाणक्य घोषित कर दिया, आप भी कुछ घोषित कर दीजिए। दिया ना उसने। उत्तर प्रदेश का धोबी पछाड़ जो होता है एक दांव होता है। अब वो दांव तो मुझे भी ठीक से पता नहीं, मुझे देख के ही आपको लगता होगा मैं कुश्ती में मेरा क्या इंटरेस्ट होगा, लेकिन वो धोबी पछाड़ दांव तो है वो योगी ने चल दिया, योगी आदित्यनाथ ने। और पूरे प्रदेश में ये चल रहा है कि योगी को लाना है और मोदी को भगाना है। ये हम नहीं, ये आप खुद देख लीजिए, हाई कमान को भगाना है। वो हाई कमान बोल लिख रहे हैं शालीनता के साथ और मीडिया में हाई कमान दिखाया जा रहा है, लेकिन आप सीधे से मेरे पास जो आए व्हाट्सएप उसमें ये लिखे हैं कि योगी को बचाना है और मोदी अमित शाह को भगाना। तो फिलहाल हम बिहार की चर्चा करते हैं। अमित शाह गो बैक, अमित शाह मुर्दाबाद के नारे तक तो ठीक है, मगर गुरारू में हेलीकॉप्टर लैंड होते ही एक खतरनाक नारा लगाया गया, गुजराती वापस है। ये नारे, मैं इस नारे का मैं निजी रूप से तो मैं समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि हम फेडरल हैं, हम संप्रभुता के पक्ष में हैं और इसलिए मैं ऐसे नारों के पक्ष में तो ज्यादा नहीं हूं। लेकिन जातिगत नारे और क्षेत्रगत नारे लेकिन भाई अभी समय तो सब चल रहा है। इस समय जब महाराष्ट्र के उद्योग धंधे गुजरात शिफ्ट किए जाते हैं तो यहाँ से भी एक बात निकलती है कि महाराष्ट्र के धंधे गुजरात ले गए तो गुजराती अस्मिता और मराठी अस्मिता का सवाल पैदा हो जाता है। तो हम तो आपको सिर्फ जानकारी देने का धंधा करते हैं। तो ये गुजराती वापस जाओ का नारा बहुत खतरनाक है। अगर ये नारे ने स्वरूप ले लिया पूरे हिंदुस्तान में तो थोड़ा यूं तो मोदी की हालत और अमित शाह की हालत यूं भी राजनीतिक रूप से लगभग जीरो की ओर बढ़ रही है, क्योंकि अभी इसके बाद वो क्या करेंगे ये तो नहीं पता। लेकिन एक बात तो तय है कि इसके बाद उनको क्या करना है 4 जून के बाद, ये उनको अपने तरफ से समझ लेना चाहिए, क्योंकि अब वो शासन इनका खत्म हो चुका है और ये तो बेला है, ये तो भूमिका है। ये आपके विदाई के कुछ लक्षण हैं जिन्हें आप देखते जाइए। चाहे गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला का ने ठाकुरों का विरोध, वहां औरतें उतर आई कि हम जौहर करेंगे भाजपा के खिलाफ, आत्मदाह करेंगे, और मोदी जी के घर में, और मोदी जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि परिस्थितियां किस हद तक खराब हैं। उत्तर प्रदेश में भी कुर्मी विरोध में खड़े हो चुके हैं उनके भी खिलाफ। तो गुजराती वापस जाओ के नारे का मैं निजी रूप से तो समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन अभी जो हो रहा है वो मुझे बताना भी पड़ेगा। तो 2 गुजरातियों का दबदबा पिछले कई सालों से हम लोगों ने देखा है, तो अब उससे चिढ़कर अगर लोग भाजपा मुर्दाबाद की जगह गुजराती वापस जाओ का नारा लगाते हैं तो मुझे लगता है ये उनका अपनी चिढ़ है, अपना गुस्सा है। बिहार के एक पत्रकार से मैंने पूछा तो गुजरात में बिहार, तो उन्होंने बोला कि गुजरात में बिहारी मजदूरों को के साथ बड़ी दुर्दशा की गुजराती लोगों ने वहां पर जिस तरीके से उन्हें भगाया, उससे जो है बिहारी आज तक नहीं भूले कि हमें किस ढंग से आपने गुजरात से धक्के देके मतलब मुहावरा है भगाया। और दूसरे एक पत्रकार मित्र हैं मेरे, अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने बताया कि मोदी ने जिस तरह बिहार के डीएनए पर सवाल उठाया था
वो सवाल उस समय तो दब गया था, लेकिन अभी वो कैंसर बनकर उभर गया है। और लोग जो हैं इस बात को कर रहे हैं कि किस ढंग से डीएनए पर सवाल उठाए थे, आज उनको हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो बिहार के लोग इस बात से काफी नाराज नजर आ रहे हैं। 2019 में भी बिहारियों ने गुजरातियों को वोट नहीं दिया था। देखिए, ये बात बड़ी ध्यान करने की बात है। 2019 में बिहारियों ने गुजरातियों को वोट नहीं दिया था, बल्कि हमने पुलवामा बालाकोट के कारण राष्ट्रवाद के प्रभाव में भाजपा को जिताया था। ये एक ऐसे व्यक्ति ने बोला जो एक सरकारी अधिकारी हैं, उनका भी नाम मैं नहीं ले सकता, इस समय अपने ही नाम ले सकता हूं, मगर अब उन्होंने बोला कि हमने पुलवामा की वजह से भाजपा को वोट दिया था, वो नहीं होता तो भाजपा को वोट नहीं देते। मगर अब हम बिहार से भाजपा और इन दो गुजरातियों की तानाशाही को उखाड़ फेंकेंगे, ये उन्होंने साफ साफ बोला। और वो अब तक भारतीय जनता पार्टी के बड़े वोटर थे, और उन्होंने बोला हमने 2014 और 2019 में 11-11 हजार रुपए चंदा दिया था, लेकिन इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। ये हो गया। तो अमित शाह का जो विरोध हुआ है औरंगाबाद गुरारू में, वो निश्चित रूप से बहुत ही शोचनीय है। और खाली बिहार का एक ही परिस्थिति नहीं है, बिहार में दूसरी तरफ क्या हो रहा, मैं वो भी बताना चाहता हूं आज के वीडियो में, कि लालू प्रसाद की बेटियां मीसा भारती और डॉक्टर रोहिणी आचार्य यादव, ये मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार के पीछे पड़ी। डॉक्टर रोहिणी आचार्य जो हैं, रोहिणी आचार्य यादव, वो डॉक्टर हैं, तो वो अक्सर जो है बोलती हैं कि नीतीश कुमार जैसा गिरगिट हमने कभी नहीं देखा। उनके एक्स में भी देखिए, ट्विटर में उनके बहुत पड़े हैं, गिरगिट ही बोलती हैं। पहले चाचा बोलती थी, पलटू चाचा, अभी गिरगिट बोलती हैं। तो रोहिणी आचार्य और मीसा भारती, ये दोनों प्रत्याशी भी हैं। देखिए, बड़ा मैं आज का वीडियो अगर गुजरात पे बना रहा हूं तो उसके पीछे यही सर्टेन रीजन कि लालू की बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा से प्रत्याशी हैं, और वो राजीव प्रताप रूडी उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी वही है जिनको जो है कभी भगा दिया था इन्होंने। मोदी जी बहुत जल्दी भगा भी देते हैं, गुस्सा आ जाते हैं। जब जनरल वीके सिंह को भगा दिया और हमारी माननीय पूजनीय कंगना रनावत को ले आए सामने। पता नहीं ये कौन सा, अभी ये मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते थे मोदी जी साइकोपैथ हैं, यानी मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार हैं। ये अरविंद केजरीवाल के वीडियो हैं, सामने प्रमाण है। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं, मैं तो ये कहता हूं कि वो अचानक कुछ मन में जो आया वैसे निर्णय लेते। अरे प्रज्ञा ठाकुर को आपने हटा दिया, मैं तो दोनों ही के पक्ष में नहीं, और आप ले किसको आए, कंगना रनावत, ड्रग एडिक्ट नंबर 1, बंबई में जितने ड्रग के पेडलर हैं उससे इसका रिश्ता है ना। इसने मतलब न्यूसेंस फैला के रखा है ना, और उसको आपने लोकसभा के योग्य समझा, और जनरल वीके सिंह को लोकसभा के योग्य नहीं समझा। ये तो गनीमत है। हम तो अभी भी सोच रहे हैं, पता नहीं किस दिन आप ब्रजभूषण शरण सिंह को भी सामने ले आए। कंगना रनावत को ला सकते हैं तो ब्रजभूषण शरण सिंह को भी टिकट दे दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है। अजय मिश्रा टेनी को तो दे ही दिया आपने। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो डॉक्टर रोहिणी आचार्य यादव हैं, इनके विषय में मैं थोड़ी बात बताना चाहता हूं कि रोहिणी आचार्य यादव एमबीबीएस डॉक्टर हैं, पीजी भी किए हैं इन्होंने, कुछ डिप्लोमा भी किए हैं। और उनके पिता लालू प्रसाद यादव को पिछले दिनों उन्होंने अपनी एक किडनी दी। अपने पिता को किडनी देने वाली डॉक्टर रोहिणी आचार्य यादव अचानक ही पूरे बिहार की लाडली बन गई, और उनकी लाडली जरूर बन गई है। मैं पर्सनली बताना चाहता हूं कि उन पिताओं की लाडली बन गई हैं जिनकी बेटियां हैं, जिनके पास बेटियां हैं। एक बेटी ने अपनी किडनी अपने पिता को दी, क्योंकि उनकी किडनी डोनेट की, खराब, डोनेट क्या कहे, डोनेट तो नहीं कहना चाहिए, उन्होंने दी। तो यूं तो मैं कई राजनीतिकों को जानता हूं जिनकी किडनी बदली जा चुकी है, मगर किसी भी बड़े राजनीतिक को उसकी बेटी द्वारा किडनी डोनेट किए जाने की संभवतः ये पहली घटना। मुझे पता है कई लोग
विलासराव जी के साथ भी था। मैं वो घटनाएं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन ये पहली घटना है कि एक बड़े राजनीतिक को उनकी बेटी ने, डॉक्टर बेटी ने अपनी किडनी दी। सच में बहुत अच्छी मान बात है। आई पर्सनली इम्प्रेस। तो इसी वजह से डॉक्टर रोहिणी आचार्य यादव संपूर्ण बिहार की ही नहीं बल्कि देश की तमाम लड़कियों महिलाओं की भी लाडली हैं। क्योंकि मैंने यहाँ बंबई में देखा, सुबह जब वॉक पे जाता हूँ तो बोलने बहुत अच्छी लड़की है। अब रोहिणी आचार्य वहां सारण से चुनाव लड़ रही है, बिहार के सारण से, और उसकी चर्चा लोखंडवाला बंबई में घूमते घूमते औरतें लड़कियां करती कि ऐसी बच्चियां होनी चाहिए जो पिता के लिए इतना सोचती। और आफ्टर मैरिज उसका अपना परिवार है, और उसके बाद वो जाहिर सी बात है उसे अपनी किडनी डोनेट करने के लिए अपने पति को भी की सहमति बनानी पड़ी होगी, कुछ एक्ट लेना पड़ा, एक्शन लेना पड़ा होगा, है ना। अब ये वो पर्सनल चीजें हैं जो मुझे हमें तो मालूम नहीं, लेकिन वो डॉक्टर रोहिणी आचार्य की का जो है मैं तो समझता हूं कि ये गौरवपूर्ण व्यक्तित्व है। और ऐसे ही प्रत्याशियों को पूरे 543 में आना है, 543 सीट्स पे, ऐसे ही जिनके अंदर महानता का थोड़ा गुण बाकी है, महानता का। तो अब आप हमसे कहेंगे अरे अपने पिता को किडनी दे दी, जो कौन सी महानता की बात है। अरे सवाल ये है कि बहुत सारे मैंने राजनीतिज्ञ देखे हैं और उनके बच्चे भी थे, मगर वो किडनी उन्होंने उनको नहीं दी। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है। तो अगर वो एक डॉक्टर होकर अपने पिता को किडनी देती है तो उसको सराहा जाना चाहिए कि एक यूं भी बेटी और पिता का रिश्ता भारतीय धर्म में भी, हिंदू धर्म में भी और समाज में भी बड़े गौरवपूर्ण तरीके से लिया जाता है। मैं डॉक्टर रोहिणी आचार्य की बात को थोड़ा बढ़ा के कह रहा हूं क्योंकि इसमें डॉक्टर रोहिणी आचार्य को जब लोकसभा आरजेडी का प्रत्याशी बनाया गया तो क्यों ऐसे घटिया लोग समाज में हैं। आप तारीफ मत करो कि एक बेटी ने अपनी किडनी अपने पिता को दी, लेकिन बिहार का उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, वो लाल पगड़ी बांधता है, जिसने नीतीश को हटाने की कसम खाई थी, अभी तक लाल, पता नहीं क्या इन लोग बात राजनीति वाले वापस नहीं लेते। तो वो सम्राट चौधरी ने एक अभद्र टिप्पणी की, मैं वहां पर लाना चाहता था। डॉक्टर रोहिणी आचार्य यादव को लालू यादव ने इसलिए टिकट दिया क्योंकि डॉक्टर रोहिणी आचार्य यादव ने अपनी किडनी लालू को दी। बताओ, अभी मूर्खता की पराकाष्ठा है। अब ऐसे लोग देश में मुख्यमंत्री हैं, ऐसे लोग देश को चला रहे हैं, ऐसे लोग जो हैं पूरे बिहार को चला रहे, जिनको पिता और पुत्री के रिश्तों में बनियागिरी दिखाई पड़ रही। बनियागिरी का मतलब, मैं किसी जात की बात नहीं कर रहा हूं, लाभ हानि की बात दिखाई पड़ रही। वह इसलिए उसने अपनी बिटिया ने पिता को टिकट दी, इसलिए मतलब किडनी थी तो उन्होंने टिकट दिया। क्योंकि ये सम्राट चौधरी ऐसे घटिया लोग यही करते आए ना जीवन भर कि हम कांग्रेस में था पहले सम्राट चौधरी, मैं कांग्रेस से आ रहा हूं तो मुझे ये करना देना, ये करना। वो जो सौदेबाजी करके भारतीय जनता पार्टी में आया है सम्राट चौधरी, तो उसको जिंदगी के हर मोड़ पर सौदा ही दिखता। तो अभी मतलब क्या मतलब हमको, फिर मुझे भी लगता है मैं प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं कि भाई राजनाथ सिंह ने अपने बेटे को क्यों टिकट, सम्राट चौधरी जरा बताओ, राजनाथ सिंह ने क्यों दी टिकट अपने बेटे को? क्या दिया उनके बेटे ने उनको? क्योंकि तुम्हारे लिए तो आदान प्रदान का सौदा है टिकट। बताओ ना, जय शाह जो बीसीसीआई का महंत बना बैठा है, उसने अमित शाह को क्या दिया जो उसको वहां पर उस पर पहुंचाया गया? उसको पोस्ट जो दी है अमित शाह जी ने दिलवाई, और कौन दिलवाएगा? हम तो दिलवाएंगे नहीं। तो वो क्या जय शाह ने अपने पिता को दिया था? मतलब तुम्हारे लिए तो खाली ये लेन देन का ही सौदा है राजनीति भी। तो बहुत सारे लोग हैं, दुष्यंत सिंह ने कितना क्या दिया था अपनी मां वसुंधरा को? किसने क्या? वो आकाश विजयवर्गीय ने अपने बाप विजयवर्गीय को क्या दिया था?
मतलब भारतीय जनता पार्टी में जो आपके बच्चे हैं जिनको आप टिकट देते हैं, क्या उनसे कुछ लेते हैं? बेशर्म की जात है आपकी, बेशर्मी सोच है कि आप अपने, एक लड़की ने एक महानता का परिचय दिया कि अपने पिता को अपनी किडनी दी और तुमको उसमें लेन देन दिख रहा है। तुमने अपने बाप को क्या दिया था जो उन्होंने तुम्हें पढ़ाई का फीस दी और खाना खिलाया और तुम्हें आगे बढ़ाया? हालांकि तुमने नाकी कटवाई उनकी। सम्राट चौधरी, अगर तुम ऐसा देश की कन्याओं के लिए ऐसा घटिया विचार रखते हो तो सम्राट चौधरी के इस वक्तव्य का बिहार में बहुत बड़ा चर्चा चल रही, बहुत प्रभाव बढ़ रहा है। आप ये समझिए सम्राट चौधरी ने ही राजीव प्रसाद रूडी की जमानत जब्त करा। रोहिणी आचार्य यादव वहां पर लाखों वोट से चुनाव जीतने का, पूरे बिहार का नहीं पूरे देश का उनको प्यार है। लोग आज भी कह रहे हैं कि बाप बेटी के रिश्तों को कलंकित करने की भाजपाई नेता की कोशिश पूरे बिहार में भाजपा को का सुपड़ा साफ कर देगी। दोस्तों, मैं एक और फैक्ट भी बोलना चाहता हूं। मेरा निजी जीवन भी है पत्रकारिता के अलावा, तो मैं पर्सनल बात अचानक मुझे लगा कि मैं कह दूं आपके भी कि मुझे ये बड़ा इमोशनल मुद्दा लगा था, पॉइंट लगा था कि रोहिणी आचार्य ने डॉक्टर होके अपनी पिता को, लालू प्रसाद यादव को किडनी दी। तो मैं भी एक दिन के लिए मेरा ये बहुत उसी दिन से सोचा था जिस दिन इसको टिकट मिला था रोहिणी आचार्य को कि मैं एक दिन के लिए सारण तुम्हारे प्रचार में आऊंगा। मैं एक बीइंग ए जर्नलिस्ट, मैं आकर वहां कुछ लोगों से बात करूंगा। मेरी अपनी राय भी है, मैं कोई आरजेडी का ना तो मेंबर हूं ना इस जन्म में होने वाला हूं, लेकिन मैं एक दिन के लिए डॉक्टर रोहिणी आचार्य यादव की कॉन्स्टिट्यूएंसी सारण में प्रचार करने रोहिणी आचार्य यादव के लिए जाऊंगा। इसलिए भी जाऊंगा क्योंकि मेरी बेटी भी डॉक्टर है, तो मैं एक एसोसिएट करता हूं। हालांकि मेरी किडनी भी नहीं खराब है और मैं कभी जेल भी नहीं गया हूं, तो लेकिन एक चीज आपको मैं कहना चाहता हूं कि मैं एक दिन के लिए प्रचार करूंगा। तो ये एक रोहिणी आचार्य की बात है। बिहार में पहले तो अमित शाह का विरोध हुआ कल, दूसरा रोहिणी आचार्य के विषय में एक घटिया बातें कही गई जो उसका वो सामने आया, और तीसरा में औरंगाबाद में अमित शाह हो गए, उनके खिलाफ हो गया सारी बातें। सारण में सम्राट चौधरी ने भाजपा की नाक कटवा दी डॉक्टर रोहिणी आचार्य का विरोध करके। और पाटलिपुत्र में क्या हो रहा है, ये अंतिम है। पाटलिपुत्र में हो क्या रहा है, मोदी का विरोध हो रहा है। अरे भाई, पाटलिपुत्र में मोदी जी का विरोध हो रहा है, क्या हो रहा है जरा सुन लीजिए। पाटलिपुत्र में मीसा भारती, लालू यादव की बड़ी बेटी, चुनाव लड़ रहे हैं पाटलिपुत्र। इनका नाम मीसा क्यों पड़ा? क्योंकि मीसा में बंद थे लालू यादव, तब इनका जन्म हुआ था। बड़ी भद्र युवती हैं, हमारे लोग तो बड़ी छोटी हैं और मैं उनसे मिला भी हूं कुछ बार, और काफी विनम्र भी हैं, लेकिन गुस्से में आ जाती हैं तो चिल्लाने भी लगती हैं। अब चिल्लाने का लगती हैं मतलब धमकी देने लगती हैं। अब धमकी उन्होंने क्या दे दी है वो सुनिए। हमारी सरकार बनी तो जेल में होंगे मोदी, ये मीसा भारती ने बोला है। उन्होंने भी कल ही बोला है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने प्रधानमंत्री के खिलाफ तीखा हमला बोला। पाटलिपुत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाली मीसा ने कहा, अगर आपने इंडिया अलायंस को मौका दिया तो पीएम मोदी सलाखों के पीछे होंगे। वाह वाह वाह, ये तो पहली बार बात हुई। मैंने अभी सुना रविशंकर प्रसाद भड़क रहा था। रविशंकर प्रसाद वही है जो पटना से इनका था और जिसने जजों की लिस्ट निकाली थी कि सेशन कोर्ट का जज 4 करोड़, हाई कोर्ट का जज 8 करोड़ और सुप्रीम कोर्ट का जज, ये पता नहीं उन्होंने निकाली या कैसे, वो पूरे पत्रकारों के बीच में चल रही थी। उसी घूसखोर रविशंकर प्रसाद को
मंत्री बस से धक्का दे के भगा दिया, मोदी ने भगाया। मोदी एक आध काम अच्छे करते, कायदे से भाजपा से भी निकाल देते, जैसे नूपुर शर्मा को 6 साल के लिए निकाला। तो वो अभी मैं थोड़ी देर पहले ही रविशंकर प्रसाद, मीसा भारती ऐसे करो ये करो, अरे यार तुम्हें खुद कुछ नहीं रखा, 2 टके का बना के रख दिया तुम्हें, जाके वकालत करो। चमचेगिरी जिंदगी भर की तुमने नरेंद्र मोदी की, तुम्हारी डिग्री पता नहीं कैसी है, नरेंद्र मोदी वाले यूनिवर्सिटी के हो क्या वकील। तो अभी मीसा भारती को मत डांटना, सम्राट चौधरी को भी समझाओ, इन लड़कियों को डांटने की जरूरत नहीं। तुम लोगों ने इस देश की, रविशंकर प्रसाद, इस देश की बहुत सारी लड़कियों पे अत्याचार तुम और तुम्हारी पार्टियों ने की। तुम्हारी बेटी तो विदेश में पढ़ती है ना, कोरोना में उसको तुमने बुला लिया था ना अपने पास। तुम्हारी बेटी विदेश में पढ़ेगी, दूसरे की बेटी को आप गाली बकोगे। रविशंकर प्रसाद, तेरी भी जमानत जब्त होने वाली है, ध्यान रखना। राजनीति से बाहर हो जाओगे तुम जैसे लोग। इस देश की औरतों लड़कियों के साथ जिस ढंग से तुम लोगों ने व्यवहार किया है ना, वो ध्यान रखेगा। मैं और कहीं आगे बढ़ना नहीं चाहता हूं। तुम हो तो बड़े दूषण शरण सिंह के ही चेले ना, कुलदीप सेंगर के ही बाप हो ना तुम हो क्या? तुम लोगों ने देश में भ्रष्टाचार, लूट, अराजकता का वातावरण बनाया और काले कोट के पीछे छुप जाते हो। तुम्हारी भी ईडी जांच होगी, ध्यान रखना। और तुम कहां रहोगे? अभी तो उसने वही बोला है कि वही जेल में रहेगी, तुम कहां रहोगे तुम भी सोच लो। इसलिए औरतों लड़कियों को डांटना बंद कर दो, तुम्हारे बाप का राज्य नहीं है। रविशंकर प्रसाद, मीसा भारती ये कर लो, धमकी दे रहा है वहां से। लोकसभा चुनाव से पहले जो राजनीतिक पार्टियों द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, आरजेडी के मुखिया, मैं रविशंकर प्रसाद के साथ ही शत्रुघ्न प्रसाद का भी आया, शत्रुघ्न सिन्हा का भी, उन्होंने बोला ऐसी बातें होती रहती चुनाव, मगर ये बड़ी अम्मा बन गए। क्यों मोदी जेल नहीं जा सकता क्या? मोदी क्या वो बड़ा सुरखाब के पर लेकर आया है क्या, कि तू सुरखाब का पर लेकर आया? जो करेगा वो निपटेगा, वो जाएगा। और आप ही की पार्टी ने ईडी, सीबीआई, आईटी का दरवाजा खोल दिया और सरकार 2 महीने बाद आपकी जाएगी। 4 जून को आपको 4 बजे संसद भवन से के अगल बगल के सामान बस्ते उठा लो। देश में पूरा का पूरा हाहाकार मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हर जगह मोदी अमित शाह के विरोध में एक वातावरण बना हुआ। तुम आए हो जरा पक्ष लेने मोदी का, जाओ घर में बैठो, चुनाव लड़ना तो लड़ो। बिहारी अस्मिता को मत ललकारो रविशंकर प्रसाद, बिहार की कन्याओं को गाली मत देना, ध्यान रखना। पूरे देश की कन्याओं पर कभी भी ये अपनी वकालत अपने पास रखना। तुम वकालत की धौंस मत देना पत्रकारों को, लड़कियों को। शत्रुघ्न सिन्हा भी बोला तुम्हारे बगल में खड़े होकर, ये ऐसा होता रहता, होता ही है। आपकी पार्टी के कितने लोग बोलते हैं वो उन्होंने बोला ना 70,000 करोड़ वो जेल जाएगा। मोदी आजकल क्या बोलते हैं? भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे। कौन जेल गया? भ्रष्टाचारी जेल गया कोई? आपकी गारंटी है मोदी की भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की गारंटी है। कितने को भेजा? अजीत पवार बैठा है मेरे बगल में, यहीं पास में उसका घर है। और कितने नाम बताएं? हेमंत बिश्वा शर्मा बैठा है, शुभेंद्र अधिकारी बंगाल में बैठा है, अभी नवीन जंदर भ्रष्टाचारी, उसकी 14 फाइलें हैं, उसको आपने बुला लिया, वो हरियाणा में बैठा है। आप भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की गारंटी मत दो मोदी जी। आप भ्रष्टाचारियों को पनाहगाह बन जाओ। भ्रष्टाचारियों को अपने यहाँ बुला कर रखे हैं आप, और आपको लगता है दुनिया देख नहीं रही है। वो सब देख रही है। मैं लौटता हूं मीसा भारती की बात पर। आरजेडी की मुखिया लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने एक बड़ा बयान दिया। दरअसल पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से उम्मीदवार मीसा भारती ने कहा, अगर लोगों ने इंडिया अलायंस को मौका दिया, मैं फिर दोहरा, अगर इंडिया अलायंस को मौका दिया तो पीएम मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता सलाखों के पीछे होंगे। क्यों नहीं होंगे?
अगर हर भ्रष्टाचारी तुम बोल सकते हो सलाखों के पीछे होगा, तो मीसा भारती भी बोल रही है कि तुम अगर भ्रष्टाचार करोगे तो तुम भी सलाखों के पीछे होगे। उस लड़की ने तो गलती कर दी, उसे बोलना चाहिए कि जो भी अब अगली सरकार में भ्रष्टाचारी की जांच होगी, ये सब नवीन जिंदल इंदल जांच में आएंगे। वो जो 400 करोड़ का घोटाला करके बैठा है जितिन प्रसाद, जिसको आपने वहां रॉबर्ट्सगंज से वोट वो दिया है, रॉबर्ट्सगंज से ही दिया है शायद, या मैं भूल रहा हूं, तो इन सबकी जांच होगी। और मीसा भारती को तो बोलना चाहिए इन सबको काला पानी होगा, खाली जेल वेल नहीं होगी, हर एक के पापों की सजा मिलेगी। पाप की सजा ये नहीं है कि आपने 70,000 करोड़ का घोटाला किया, आप मेरे यहाँ आ जाओ, हम आपको छोड़ दे रहे हैं। बराबर हिसाब होगा और ये प्रकृति करेगी, और प्रकृति कर भी रही है। देश में जो वातावरण नरेंद्र मोदी और अमित शाह, बताया ना अभी आपको मैंने कि आपके खिलाफ वातावरण कितना है देश में। उत्तर प्रदेश जहां पर आपकी तूती बोलती थी, वहां आप अछूत जैसे होते जा रहे हैं। अछूत, राजनीतिक अछूत, मतलब आप ठाकुर आपके खिलाफ, कुर्मी आपके खिलाफ, जाट आपके खिलाफ। तो पीएम मोदी के इंडिया अलायंस पर उन्होंने बड़ा लगाया कि मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, इंडिया अलायंस मुस्लिम तुष्टीकरण करती है ना। आप क्या भ्रष्टाचारियों का तुष्टीकरण करते हैं नरेंद्र मोदी जी? यही तो करते हैं ना, भ्रष्टाचारी हो तो आ जाओ। अगर इंडिया अलायंस कहती है कि मुस्लिमों तुम आ जाओ, मेरे पास आओ, हम तुम्हें गले लगाने को तैयार हैं, तो इन द सेम वे आप भी तो भ्रष्टाचारियों को कहते हैं, भ्रष्टाचारियों तुम आ जाओ मेरे पास, हम तुम्हें गले लगाने को तैयार हैं। और कितने लोगों को गले लगाया आपने, ये लिस्ट पूरी तरीके से सोशल मीडिया में घूम रही है। मैं वो लिस्ट दोहरा कर अब वीडियो को और लेंदी नहीं बनाना चाहता हूं। मीसा भारती ने ये कहा कि हमने तो 30 लाख रोजगार दिया, वो भी तो बोल दो। आपने तो वो भी नहीं किया, आप तो झूठ बोलते रहे, 2-2 करोड़ की बातें करते रहे। 10 करोड़, 20 करोड़, 10 साल में 20 करोड़ हुए, 2 करोड़ पर ईयर रोजगार के। कहां गया? रोजगार नहीं, नौकरी कहा था आपने। अब कंफ्यूजन एक और भी क्रिएट होती। उन्होंने 30 लाख लोगों को नौकरी दी, तेजस्वी यादव ने, बहुत शाबाश। उन्होंने सवाल करते हुए कहा किसानों की आय दोगुनी की बात कर रहे हैं है ना, और एमएसपी लागू करने की बात कर रहे हैं। ये सब तुष्टीकरण है क्या? है ना। आपने क्या किया है? आप तो 2022 में तो घर दे रहे थे सबको, क्या हुआ? आपने तो लिखित दिया था जब किसानों से समझौता हुआ था, एमएसपी की गारंटी दी, उस गारंटी का क्या हुआ? आपने महंगाई कम करने की बात थी, उसका क्या हुआ? इन सारी चीजों का क्या हुआ? यह तुष्टीकरण। और अच्छा, और ये तो आप रविशंकर प्रसाद महोदय है कि आपने बड़ा आके बोल दिया आपको मुख्यमंत्री है, ये बाबा बाबा करने लगे। अरे वो समाज सेवा के लिए जो लड़कियां, अपनी बेटी को भी उतारो ना समाज सेवा के लिए। इलेक्टोरल बॉन्ड पे कब बोलोगे? कब बोलोगे रविशंकर प्रसाद? कब बोलोगे? कब बताओगे कि तुम्हें मोदी ने क्यों निकाल के बाहर कर दिया दूध की मक्खी की तरह? ये भी बताओ ना। इलेक्टोरल बॉन्ड में किसने किसने माल पिया है, ये भी बताओ ना देश को। आपकी वित्त मंत्री बोलती हैं, आपको तो मंत्री पद से भगा दिया गया, उनको तो अभी तक बना के रखा गया। आपकी वित्त मंत्री के पति बोलते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड है, और वो उनके अनुसार दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी नरेंद्र मोदी। आप नरेंद्र मोदी को भगवान की तरह पूजो ना। आप किसी को भी पूजिए भगवान की तरह, वो तो आप ऐसे ही लोगों को पूजोगे ना। आप रामकृष्ण को नहीं पूछ सकते। आप राम को तब तक लाओगे जब राम आपसे वोट वसूलते हो। राम के नाम पर वोट वसूली अब हो गई बंद। अब आपके मोहल्ले में भी एक को झंडे नहीं दिख रहे होंगे। राम के झंडे हमने भी लगाए हैं अपने घरों में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के झंडे पूरे हिंदुस्तान से गायब हैं भाई। कहां दिख रहे हैं? अभी थोड़े दिन बाद चुनाव है, 19 अप्रैल को पहला चुनाव। आपको दिख रहा है कहीं वातावरण? लोग चुप्पी साधे बैठे हैं। ये धुआं इस बात की पहचान है
बस्तियों में आग फिर मेहमान है, आपके रोके नहीं रुक पाएगा मोदी जी। आपके ये धुआं इस बात की पहचान है, बस्तियों में आग फिर मेहमान है और आपके रोके नहीं रुक पाएगा, ठहरी हवा के बाद का तूफान। मोदी जी ये अब आप नहीं रोक सकते, आप 150 से 1 सीट ऊपर ले आए, बस वही आपकी विजय है। आपको मैं बॉडी लैंग्वेज भी हम देख रहे हैं, आपको खुद पता है, आपके आरएस आपके आईबी सब ने आपको बोल दिया कि आप चुनाव बुरी तरीके से हार रहे हैं। अब आप खाली ईडी लेके जा रहे हैं, खाली ये ले, आप किस वोटर को कब लाओगे अपने साथ? वोटर आपके साथ कहाँ? आपको तो ठाकुर इंटैक्ट वोटर था, वो कहाँ भाग गया? इलेक्टरल बॉन्ड क्या भ्रष्टाचार का हिसाब देके जाना पड़ेगा फेयरवेल के पहले, और निर्मला सीतारमण के पति बैठ के हिसाब लेंगे आपसे, और कोई नहीं लेगा। वो पूछेंगे कि मार्टिन से कितना पैसा क्यों लिया। दवाइयों के नाम पर जो जहर देश में बांटा गया है ना, अभी उसकी तो जांच ही नहीं हुई। आपकी सरकार में क्या जांच होगी? वो शिप्ला कंपनी है, वो सीरम कंपनी है, वहां की जो दवाइयां अभी पिछले हफ्ते 60% दाम बढ़ाया। क्यों? कितना चंदा लिया? बनाओ नकली दवाएं और दाम बढ़ा लो, हमको चंदा देते जाओ। ये पहली विश्व की सरकार है कि दवाइयों के साथ पूछा ना मीसा भारती ने, इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब कब दोगे रविशंकर प्रसाद? बड़बड़ करने तो आ गए मीसा भारती को बोलने। कभी साक्षी मलिक के विषय में बोल लेते, कभी विनेश फोगट के विषय में बोल लेते, कभी बोल लेते BHUIT की वो हिंदू लड़की जिसको आपके ही पदाधिकारियों ने बलात्कार किया और उसका वीडियो बनाया, और उसके बाद मध्य प्रदेश चले गए थे प्रचार करने, 1.5 महीने बाद उनका गिरफ्तारी हुई। कभी उसके विषय में बोल लो, कभी अंकिता भंडारी के विषय में बोलो, वो नहीं बोलना आता है। मीसा भारती और डॉक्टर रोहिणी आचार्य को ही गाली दे सकते हो, आप बिहार की कन्याओं को ही गाली दे सकते हो। रविशंकर प्रसाद, आपको मैं पता नहीं टिकट मिला कि नहीं मिला, आपको टिकट देके अगर मोदी जी ने गलती की है, शायद दी मिला है आपको, तो आपका हाल भी राजीव प्रसाद रूडी की तरह होने वाला है, जिस ढंग से और सम्राट चौधरी ने जिस ढंग से। तो मित्रों, मैंने बिहार की एक परिस्थिति बताई है कि बिहार में नीतीश कुमार के विधानसभा के वक्तव्य हैं जो मैं यहाँ नहीं दोहरा सकता। ऐसे घटिया वक्तव्य वहां घरों घरों में पहुंचे हैं। वहां की औरतें, लड़कियां, वहां की औरतें कभी शराबबंदी पर उन्होंने नीतीश कुमार को वोट दे दिया था, आज वो वक्तव्य सुनने के बाद वो बोलती इनका दिमाग ही खराब हो गया। विधानसभा में अगर उन्होंने वो वक्तव्य ना दिया होता तो अब तक कम से कम 2-4 हजार मुकदमे हो जाते उन पर। तो नीतीश कुमार तो पागल हो गए हैं। बल्कि मैं एक वो बोलना चाहता हूं, प्रभुनाथ यादव हैं, पिछले दिनों उनसे बातचीत पे उन्होंने बोला कि ये धुआं के चक्कर में रहते। तो उनसे एक पत्रकार ने पूछा नीतीश कुमार के लिए कि गांजा वांजा क्या आप कहना चाहते? तो उन्होंने कहा हाँ, ये उनका वीडियो है प्रभुनाथ यादव का। तो आप किस धुंधकी में रहते हो नीतीश कुमार कि आप ऐसे घटिया वक्तव्य देते हो? और नीतीश कुमार सुना है कोई सिंहासन रथत बना के चले, वैसे भी उनको 1-2 सीटें मिलेंगी। जो प्रशांत किशोर आपको बोल रहा है मोदी के लिए अच्छी बातें बोल रहा है, वो प्रशांत किशोर बोल रहा है इनको 2-3 सीटें मिलेंगी। हो सकता है इनको 1-2 सीटें भी ना मिले। जो हालत है बिहार में, तो बिहार में इंडिया अलायंस को जो 40 में 39 सीटें पिछली बार एनडीए को मिली थी, बड़ा रिवर्स होता जा रहा है। शायद ही यही वजह है कि मोदी और अमित शाह दोनों वहां जा रहे हैं। अमित शाह को तो आपने देख ही लिया, अमित शाह वापस जाओ, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह गो बैक, गुजराती वापस जाओ के नारे अभी आपने देखे सुने। और बिहार में इंडिया अलायंस बहुत ही बढ़त पर है और मोदी जी को
जो 150 के नीचे लिए जा रहे हैं, उसमें बिहार भी प्रमुख है। दोस्तों, मैं वही शेर दोहराकर, ये धुआं इस बात की पहचान है, बस्तियों में आग फिर मेहमान है, आपके रोके नहीं रुक पाएगा, ठहरी हवा के बाद का तूफान है। दोस्तों, मैं अभिलाष अवस्थी थर्ड एम्पायर कार्यक्रम से विदा लेता हूं। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।